हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें हम संज्ञा से संबंधित पद परिचय का अध्ययन कर रहे थे और संज्ञा से संबंधित पद परिचय में बिंदु नंबर 4 के अंदर कारक में से हमने 4 कारकों का अध्ययन कर लिया था। कर्ता, कारण और संप्रदान का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कारक नंबर 5 अपादान। अपादान जो कारक होता है, इस कारक का चिन्ह होता है से और इस चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो मूल रूप से होता है अलग होने के भाव। मुख्य रूप से जो इसका प्रयोग होता है वो अलग होने के भाव में होता है, लेकिन अपन अपादान कारक की एक निश्चित परिभाषा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अपादान कारक का जो प्रयोग होता है वो निम्न स्थितियों में होता है। तो अपादान कारक का प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है, या यूं कह सकते हैं यह कारक निम्न स्थितियों में होता है। ठीक है, तो स्थिति नंबर 1, जब वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाता है, तो जिससे अलग हुआ जाए या स्थिर वस्तु में अपादान कारक होता है। जैसे जब वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाता है, तो जिससे अलग हुआ जाए या फिर जो भी वस्तु स्थिर होती है उसमें हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध उदाहरण है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहां हमें ये देखना है कौन सी वस्तु किससे अलग हो रही है। तो यहां हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि पेड़ से क्या अलग हो रहा है? पत्ता। तो जिससे अलग हो जाए, किससे? पेड़ से। तो यहां ये जो पेड़ है इसमें अपादान कारक है। क्यों है? क्योंकि यहां पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो अलग होने वाली वस्तु है पत्ता। किससे अलग हुई? पेड़ से। तो जो वस्तु स्थिर होती है या जिससे अलग हुआ जाता है उसमें हमेशा आपका अपादान कारक होता है। तो यहां पेड़ में अपादान कारक है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर हम 2 देखें तो जैसे बालक घोड़े से गिरता है। बालक घोड़े से गिरता है, तो यहां बालक किससे अलग हुआ? घोड़े से। अतः घोड़े में क्या है आपका? अपादान कारक। और फिर साधारण सिंपल सी पहचान यदि हम देखें, चिन्ह आ रहा है आपका से, और से कारक चिन्ह आपके 2 कारकों का, एक करण का और दूसरा अपादान का। करण कारक में तो ये किसका अर्थ देता है? के द्वारा का अर्थ देता है, क्योंकि वहां साधन होता है।
तो अगर हम यहाँ ये कहें कि पेड़ के द्वारा पत्ता गिरता है, तो हमारा जो वाक्य है वो रचना है जो क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। अर्थात पेड़ के द्वारा पत्ता थोड़ी गिरता, पेड़ से पत्ता गिरता है। ऐसे ही बालक घोड़े के द्वारा गिरता है, गलत हो जाएगा, बालक घोड़े से गिरता है। अतः यहाँ आपका अपादान कारक है। स्थिति नंबर 2, जिस समय से किसी कार्य का आरंभ होना पाया जाता है, उस समय सूचक शब्द में अपादान कारक होता है। जैसे परीक्षा, गुरुवार से आरंभ होगी। जिस समय से किसी कार्य का आरंभ होना पाया जाता है, उस समय सूचक शब्द में भी अपादान कारक होता है। जैसे परीक्षा गुरुवार से आरंभ होगी, तो यह परीक्षा के आरंभ होने का जो समय है वो है आपका गुरुवार। तो यहाँ ये जो गुरुवार है, इस गुरुवार में आपका अपादान कारक है। ठीक। स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 है जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में तुलना करके किसी एक को कम या श्रेष्ठ बताते हैं, तो जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, उसमें अपादान कारक होता है। जैसे दीपिका ऐश्वर्या से कम सुंदर है। यहां दीपिका और ऐश्वर्या में हम तुलना कर रहे हैं और दीपिका को ऐश्वर्या से कम सुंदर बताया है। तो जिससे तुलना की, किससे तुलना की हमने? ऐश्वर्या से। तो अतः यहां ऐश्वर्या में अपादान कारक है। स्थिति नंबर 4, जब वाक्य में किसी से शर्माने, लजाने, लड़ने, झगड़ने, डरने, आदि का बोध हो, तो जिससे
झगड़ा, शर्माया, लजाया, व डरा जाता है, उसमें अपादान कारक होता है। जैसे जब वाक्य में किसी से शर्माने का, लजाने का, लड़ने का, झगड़ने का, डरने आदि का बोध होता है, तो जिससे लड़ा जाए, झगड़ा जाए, शर्माया जाए, लजाया जाए या फिर डरा जाता है, उसमें हमेशा आपका अपादान कारक होता है। जैसे भारत पाकिस्तान से लड़ाई करता है। भारत पाकिस्तान से लड़ाई करता है, तो यहां भारत जो है वो पाकिस्तान से क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। किससे लड़ा जा रहा है? पाकिस्तान से। अतः यहाँ ये जो पाकिस्तान है, इसमें आपका अपादान कारक है। बहू ससुर से लजाती है, तो किससे शर्माया जा रहा है, किससे लजाया जा रहा है? ससुर से। तो यहाँ ये जो ससुर है, इस ससुर में आपका अपादान कारक है। बालक सांप से डरता है, तो यहाँ जो बालक है वो किससे डर रहा है? सांप से। तो ये आपका जो सांप है, इसमें आपकी अपादान कारक है। ठीक है, स्थिति नंबर अगली ओर देखते हैं हम। स्थिति नंबर 5 है, जिस स्थान से किसी का उद्गम पाया जाता है, उस स्थान में अपादान कारक होता है। जैसे जिस स्थान से किसी का उद्गम या उत्पत्ति होना पाया जाता है, उस स्थिर स्थान में हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, अर्थात गंगा का जो उद्गम है वो कहाँ है? हिमालय। तो स्थिर है हिमालय, अतः हिमालय में आपका क्या है? अपादान कारक है। तो इस तरह से आदि कई स्थितियां हैं, इनके अलावा कुछ स्थितियां और हैं जिनमें अपादान कारक होता है। तो इस तरह से हम अपादान कारक की पहचान करते हैं। और आपके लिए सबसे सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है आपका कारक चिन्ह से। यदि से का प्रयोग अलग होने के भाव में है तो वह आपका अपादान कारक है। और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, से के स्थान पर आप के द्वारा का प्रयोग करें। यदि भाव में परिवर्तन होता है तब तो होता है अपादान, यदि भाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता तो वहां आपका करण कारक ही होता है। ठीक, इसके आगे आपका जो छठा कारक है वो है आपका संबंध। संबंध कारक। तो हमारा ये जो संबंध कारक है, ये क्या होता है? संस्कृत में इसको अपने कारक नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि संबंध कारक का क्रिया के साथ सीधा कोई संबंध नहीं होता, ये अपने पास वाले किसी शब्द के साथ अपना संबंध बताता है। तो जब वाक्य में कोई शब्द अपने पास स्थित किसी शब्द के साथ ही अपना संबंध प्रकट करता है तो उसे संबंध कारक कहा जाता है। तो जब वाक्य में
शब्द अपना संबंध अपने पास स्थित शब्द के साथ बताता है तो उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे ये अपने पास स्थित जो शब्द होता है उसी के साथ संबंध बनाता है, इस कारण से हम इसे संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो आपको बताइए, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। तो सबसे अधिक चिन्ह भी इसी के हैं। जैसे देखो राम की माता मंदिर जाती है। राम की माता मंदिर जाती है। तो यहाँ ये जो राम शब्द है ये अपनी माता के साथ संबंध बता रहा है, ना कि क्रिया के साथ, क्योंकि जाती है जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग है, जबकि राम क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ राम का जो संबंध है वो माता के साथ है, ना कि क्रिया के साथ। इसी कारण से इसको संस्कृत में कारक नहीं माना, कारक संस्कृत में सिर्फ इसे क्या माना है, विभक्ति माना है। तो यहाँ ये जो चिन्ह की, इसकी चिन्ह से हम पहचान कर सकते कि यहाँ ये जो राम शब्द है, इस राम शब्द में आपका संबंध कारक है। क्योंकि हमारी हिंदी में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, हमारी हिंदी में सिर्फ कारक चलते हैं। इस कारण से हम ये कहेंगे सब राम की माता मंदिर जाती है। तो यहाँ ये जो राम शब्द है ये अपनी माता के साथ संबंध बनाने के कारण यहाँ राम में क्या है, आपका संबंध कारक है। ठीक है। ऐसे ही आप देखो सब सुरेश के भाई ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुरेश के भाई ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ ही जो सुरेश है, इस सुरेश का जो संबंध है वो सिर्फ किससे है, भाई से है, ना कि किसी और अन्य पद से। अतः यहाँ ये जो सुरेश है, इस सुरेश में आपका संबंध कारक है। इस तरह से काकी के, नानी ने, राजे चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह से हम प्रयोग पता करेंगे कि भैया कारक कौन सा है। सर्वनाम शब्द के साथ हमेशा वो जुड़कर आता है चिन्ह। जैसे मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया। तो यहाँ ये जो अपना शब्द है, इस अपना शब्द का हम क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। किसका, मेरा संबंध बता रहे हैं काम के साथ। और ये कौन काम कर रहा है, ये अपना जो शब्द है ये क्या काम कर रहा है, संबंध बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ ये जो चिन्ह है आपका नाम, ये बता रहा है आपके एक संबंध कारक को। तो यहाँ पे जो कारक है वो है आपका इसमें संबंध। ठीक है। वह हमारे घर आया। तो यहाँ ये जो शब्द आया आपका हमारे, यहाँ चिन्ह आ रहा है देखो रे। तो रा, री, रे, ना, नी, ने हमेशा सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर आते हैं। तो वह हमारे घर आया। तो यहाँ हम अपने घर का क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। किसका, हमारा, किसके साथ, घर के साथ। अतः यहाँ ये जो हमारे है इसमें आपका संबंध कारक है। तो हम यहाँ इस तरीके से आपके संबंध कारक की पहचान करते हैं। कारक नंबर अगला है आपका अधिकरण। कारक नंबर 7 अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्रिया की सिद्धि का मजबूत आधार
अधिकरण कारक कहलाता है। जो क्रिया की सिद्धि का मजबूत आधार होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, मतलब क्रिया के होने का आधार। जैसे अभी मैंने चौक गिराई, तो चौक कहाँ गिरी? मेरे हाथ में। मैंने कहा हाथ में, तो हाथ में जो चिन्ह है वो किसका है? आपके अधिकरण कारक का है। तो यहाँ ये जो क्रिया के गिरने का स्थान हुआ, कहाँ हुआ? हाथ में। तो जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है वह स्थान हमेशा आपका अधिकरण कारक होता है। जैसे अपन कहते हैं कि दुर्घटना स्थल, किसको कहते हैं? जिस स्थान पर दुर्घटना घटती है उस स्थान को अपन दुर्घटना स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है उस स्थान में हमेशा सिर्फ और सिर्फ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का जो चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो पेपर पर होता है। जैसे देखिए, जैसे बालक नदी में तैरता है, बालक नदी में तैरता है, तो यहां पे जो क्रिया है तैरना, ये तैरना क्रिया किस स्थान पर संपन्न हुई? जिस स्थान पर यह क्रिया संपन्न होगी वही उस स्थान आपका क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक कहलाएगा। तो तैरने का जो काम हो कहाँ हुआ? आपके नदी में, जैसा कि ये चिन्ह में प्रकट कर रहा है। तो यहाँ जो नदी है ये आपका क्या है? अधिकरण कारक है। नदी में अधिकरण कारक, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहां पे उड़ने का जो काम है वो कहां संपन्न हो रहा है? आकाश में। अतः आपका ये जो आकाश है ये आपका क्या है? अधिकरण कारक है। ये अधिकरण कारक हुआ आकाश, क्योंकि यहां उड़ने की जो क्रिया है वो कहां संपन्न हो रही है? आकाश में। अध्यापक कुर्सी पर बैठा है, तो बैठने की जो क्रिया वो कहां संपन्न हुई? कुर्सी पर। तो कुर्सी क्या कहलाएगी? आपकी अधिकरण कारक। एक छोटा सा नोट और नोट करना है हमें, नोट। जब बहुत सी वस्तुओं व बहुत से व्यक्तियों में तुलना करके तुलना की जाए तो बहुत सी वस्तुओं में बहुत से व्यक्तियों में अधिकरण कारक होता है। जब हम बहुत सारी वस्तुओं में से या बहुत सारे व्यक्तियों में तुलना करते हैं तो उन बहुत सारे व्यक्तियों में या वस्तुओं में हमेशा अधिकरण कारक ही होता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो हम कहें बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुओं में, कवियों बहुत सारे हैं और इन समस्त कवियों में हमने किसको श्रेष्ठ बता दिया है? कालिदास को। तो बहुत सारे जो व्यक्ति या वस्तु होती है उनमें हमेशा क्या होता है? आपके अपादान कारक, सॉरी अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ ये जो कवियों है, इस कवियों में आपका अधिकरण कारक है। तो इस तरह से अपन को ध्यान रखना है, अधिकरण कारक आधार में
और दूसरा जब अपन बहुत सारे लोगों में तुलना करते हैं तो बहुत सारे व्यक्तियों में और बहुत सारी वस्तुओं में अधिकरण कारक होता है। और लास्ट जो अंतिम हमारा कारक है वो है आपका नंबर 8 है आपका संबोधन। संबोधन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुकारना या इशारा करना। तो पुकारना या इशारा करना। जब वाक्य में किसी को पुकारने या इशारा करने का बोध होता है तो जिसे पुकारा या इशारा किया जाता है उस समय में संबोधन कारक होता है। तो जब वाक्य में किसी को पुकारने या इशारा करने का बोध होता है तो जिसको पुकारा जाता है या जिसको इशारा किया जाता है उसमें हमेशा संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक का चिन्ह हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ होता है। संबोधन कारक का जो चिन्ह है वो हे, अरे, ओ होता है क्योंकि इन तीनों शब्दों से किसी को पुकारने या किसी को इशारा करने का बोध होता है। जैसे हे भगवान, राम ने रावण को मारा। हे भगवान, राम ने रावण को मारा। तो यहां इस वाक्य में भगवान को पुकारने का या इशारा करने का बोध हो रहा है। अतः यहां ये जो भी भगवान है इसमें आपका क्या है, संबोधन कारक है। अरे राम, तुम वहां क्या कर रहे हो। तो यहां से भी राम को पुकारने का बोध हो रहा है। इस कारण से यहां जो राम है यह आपका संबोधन कारक है। और कभी कभी संबोधन कारक में हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उस संबोधन को प्रकट करने के लिए जो विस्मय सूचक चिन्ह है अर्थात संबोधन चिन्ह इसका प्रयोग होता है। जैसे मोहन कक्षा में कितने छात्र आए हैं। अध्यापक नीचे खड़ा हुआ है, कक्षा ऊपर है, नीचे से अध्यापक पूछ रहा है मोहन को आवाज देकर कि मोहन कक्षा में कितने छात्र आए हैं। तो यहाँ मोहन को पुकारने का बोध हो रहा है। अतः यहाँ ये जो मोहन शब्द है इस मोहन शब्द में संबोधन कारक है। इस तरह हम संबोधन कारक की पहचान करते हैं। तो संज्ञा से संबंधित जो पद परिचय होता है उस पद परिचय में हम मात्र 5 बिंदुओं की जानकारी लेते हैं। तो उन 5 बिंदुओं में से हमने 4 बिंदुओं की जानकारी प्राप्त कर ली है। नंबर 1 संज्ञा के प्रकार, नंबर 2 लिंग, नंबर 3 वचन और नंबर 4 कारक। और नंबर 5 जो बिंदु होता है वो होता है आपका पद का क्रिया के साथ संबंध। तो पद का क्रिया के साथ वही संबंध होता है जो उस पद में कारक होता है, क्योंकि क्रिया के साथ सीधा संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो कारक कहलाते हैं।
तो क्रिया का पद के साथ वही संबंध होता है जो उसमें क्या होता है, कारक होता है, बस उसको आपको तरीके से लिखना है। तो अब हम संज्ञा से संबंधित पद परिचय के कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।